Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और जैसे कि हमने यहाँ पे चैप्टर 4 में देखा कि किस तरीके से मिड फर्स्ट मिलीनियम जो सीई था उस टाइम पे किस तरीके से अलग अलग रिलीजियस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे रिलीजियस ब्रीफ और जो है उनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में जानने को मिला। इसी तरीके से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जुड़ा हुआ चैप्टर है इससे, भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इस पूरे वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो हम कवर करेंगे 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, जिसमें हम बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में और जो आज भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको उसके कई सारे रिमेन्स आपको भी देखने को मिले होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरे वीडियो, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में कई सारे जो है रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड जो है हमने कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर देखे, स्तूपास देखे, मोनेस्ट्रीज़ देखी, टेम्पल्स देखी, और इन सब ने बहुत सारी चीज़ें हमें जो इन्फॉर्मेशन है दी है, और किस तरीके से जो उस टाइप के प्रैक्टिसेस होते थे, रिलीजियस बिलीफ होते थे, और बाकी चीज़ों के बारे में भी इसने जानकारी हमें दी है। इसी के साथ साथ हमें टेक्सुअल ट्रेडिशन में पुरानाज मिले, जो कि बाकी सोशल कैटेगरीज से भी एक्सेसिबल हो गया था। पहले जहाँ जो वैदिक में था वो एक्सेसिबल नहीं था शूद्र और वुमेन को, लेकिन पुरानास जब अपनी प्रेजेंट शेप में आया तो वो धीरे धीरे एक्सेसिबल होने लगा, और कई सारे हमें सोशल डेवलपमेंट भी इस बीच में देखने को मिले थे। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में खास ये है कि हमें नए टेक्सचुअल सोर्सेज देखने को मिले हैं इस पीरियड से, जिसमें हमें कई सारे जो है पोएट सेंट मिले हैं। कौन मिले हैं? पोएट सेंट, यानी सेंट भी हैं वो और पोएट भी हैं। हमें कई सारे ऐसे देखने को मिले हैं, और ज़्यादातर जो है वो पोएट सेंट जो होते थे वो अपने आप को ओरली जो है एक्सप्रेस करते थे। अब अगर हम सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कैसे मानेंगे कि जो ये जो मतलब रिसोर्सेज है, अगर वो ओरली एक्सप्रेस करते थे तो हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? तो गाइज़, यहाँ पे देखिए उनके कई सारे डेसिपल्स होते थे, उनके डिवोटीज़ होते थे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उनके साथ जो है उनके शागिर्द या उनके स्टूडेंट आप कह सकते हैं, वो होते थे जो उनकी डेथ के बाद या उनके टाइम पे ही, उनके लाइफ टाइम पे ही उसको प्रिजर्व करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, जो भी वो पार्टिकुलर पोएट सेंट ओरली एक्सप्रेस करते थे अपनी पोएम्स को या पोइट्रीज़ को। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने इसको जो है टेक्सचुअल सोर्सेज में एक्सेस किया है। अब यहाँ पे जो पोएट सेंट होते थे वो अलग अलग रीजन में होते थे, तो अलग अलग अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से वो एक्सप्रेस करते थे अपने आप को पोइट्रीज़ में, पोएम्स में, और वो ताकि जो आम लोग हैं वहाँ के उस रीजन के वो आसानी से उस चीज़ को समझ पाएँ। अब ये सारी जो कंपोजिशंस थी, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि उस टाइम पे कई सारे ऐसे सेंट भी देखने को मिले जो म्यूज़िक के साथ साथ जो है इस सारी की जो पोइट्रीज़ हैं इनको पढ़ा करते थे, अपने आप को एक्सप्रेस किया करते थे। और इसी के साथ साथ हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ट्रेडिशंस भी देखने को मिले, जहाँ पे जो डिवोटीज़ थे उन्होंने अपनी जो है एक उसमें कमेंट्री कह सकते हैं, या उर्दू में तफसीर कह सकते हैं, और हिंदी में हम उसे कह सकते हैं विश्लेषण। तो इस तरीके से उन्होंने उस पोइट्री, पार्टिकुलर पोइट्री के ऊपर विश्लेषण या उसके ऊपर जो है एक एलेबोरेट उसको किया, पूरे उनको ओरिजिनल मैसेज को। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पोएट या सेंट जो पार्टिकुलर जो आइडिया एक्सप्रेस करना चाहता था वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे डिवोटीज़ थे एक पोएट के या एक सेंट के। तो उसमें क्या हुआ कि कभी कभी कई आइडियाज़ में या उनके विश्लेषण में, उनके एलेबोरेशन में डिफरेंसेस आने लगे उनके खुद के ही डिवोटीज़ में, जिसकी वजह से उनके खुद के जो ओरिजिनल आइडियाज़ होते थे उस पार्टिकुलर पोएट सेंट के, वो धीरे धीरे वो ओरिजिनल मैसेज बदलने लगा, और वो धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगा, जिससे हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग एलेबोरेशन, अलग अलग विश्लेषण मिले हैं देखने को, जिसकी वजह से कह सकते हैं हिस्टोरियंस को चैलेंज आया है। लेकिन यहाँ पे हमने ओवरऑल जो है इसको एनालाइज़ किया है, और ओरिजिनल मैसेज को कुछ हद तक यहाँ पे एनालाइज़ करके ये पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब गाइज़, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था हैगियोग्राफीज़ के बारे में। तो हैगियोग्राफीज़ पार्टिकुलरली कोई रिलीजियस लीडर की या कोई सेंट की पार्टिकुलर उनकी बायोग्राफी होती है, और यहाँ पे हमें कई सारी बायोग्राफीज़ जो उस पार्टिकुलर सेंट के फॉलोअर्स के द्वारा भी मिली हैं।
और इसी के साथ साथ वो हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो लिटरली, लेकिन वो हमें कुछ हद तक कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो उनके डिवोटीज़ थे वो किस तरीके से परसेप्शन रखते थे अपने सेंट को लेकर, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए ये भी आपको रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि ये जो है आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं, चांसेस बनते हैं। इसी के साथ साथ हमें इस चैप्टर में पूरा जो है बहुत सारा डायनेमिज्म दिखेगा, डाइवर्सिटी दिखेगी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडिंग, वो है कि इस टाइम पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर रहा है इस पूरे टाइम फेज़ का, वो ये है कि यहाँ इस टाइम फेज़ में बहुत अलग अलग टाइप के जो गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं वो हमें स्कल्पचर में और टेक्स्ट में देखने को मिले हैं, जिसमें हमें वाइड रेंज ऑफ मिले हैं। और पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि एक गॉड का अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिला है, उनके अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप भी देखने को मिली है। एक लेवल पे ये जो है इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूड एक वर्शिप है मेजर डीटीज़ की। यदि हम बात करें तो विष्णु, शिव, ये सब मेजर डीटीज़ मानी जाती थी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनकी कंटिन्यूड और एक्सटेंडेड वर्शिप है। और दूसरी तरफ भी हमने इन्हें ये भी देखा है कि इन गॉडेसेस को, इन गॉड्स को जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया गया है, या मैं कहूँ विजुअलाइज भी किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्शिप की, तो यहाँ पे आपको जो दूसरा टॉपिक है वो दिख रहा होगा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कल्ट्स क्या होता है। तो देखिए, कल्ट्स का मतलब होता है स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ वर्शिप। सबका अलग अलग स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ वर्शिप होता है, जो बाद में एक ही रिलीजन के अंदर सेक्ट के तौर पर उभर कर शुरू हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने ट्राई किया है कि इस पूरे डेवलपमेंट को जो है समझ सकें, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें हमें दो प्रोसेस ऊपर से देखने को मिलते हैं, जो इंटीग्रेशन है पूरे जो अलग अलग स्पेसिफिक सिस्टम है वर्शिप का, उसके बारे में। पहला जो प्रोसेस हमें ये देखने को मिला है कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे जो है ये धीरे धीरे स्प्रेड हुए, और इस तरीके से ये इसको एक्सम्पलीफाई किया गया जब इसको कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया पुराणिक टेक्स्ट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैदिक लर्निंग थी, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को इसकी जो एक्सेस थी वो मिल पा रही थी, लेकिन जब इसे पुरानिक टेक्स्ट में सिंपल सांस्कृतिक वर्ड्स में तब्दील किया गया, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल होने लगी, पार्टिकुलरली वुमेन और शूद्रास को। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेस इसी के साथ चल रहा था वो ये था कि कुछ ब्राह्मण्स थे जो अपने बिलीफ के अंदर या अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर बदलाव ला रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, और उसको जो है दूसरी जो सोशल कैटेगरीज थी उनको भी मान्यता देते हुए अपने जो बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर काम दोबारा कर रहे थे। एक एग्जांपल के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक लोकल डीटी जिसकी इमेज जो है वुड की बनाई जाती थी लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट के द्वारा, वो भी एक धीरे धीरे विष्णु का अवतार या विष्णु का फॉर्म माना जाने लगा। और इसी तरीके से जो ये लोकल डीटीज़ होती थी, ये कभी कभार अपने जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता था, यानी इसको मिलाया जाता था विद इन द पुराणिक फ्रेमवर्क, और इन्हें एक आइडेंटिटी दी जाती थी, या मैं कहूँ इनको मान लिया जाता था इससे रिलेटेड जो है वो फॉर्म ऑफ वर्शिप बना के कि ये जो है इसकी वाइफ हैं, या इसकी जो है विष्णु की वाइफ हैं, इनका नाम जैसे लक्ष्मी है। तो इस तरीके से जैसे विष्णु की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो करते ही थे लोकल ट्राइबल्स, वो उसी तरीके से उनकी वाइफ्स के भी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि उनको जो है विष्णु की वाइफ को, जिनका नाम लक्ष्मी था, उसको जो है जो ये लोग लोकल ट्राइबल्स उनका रिप्रेजेंटेशन बनाते थे उससे भी इक्वेट कर देते थे। यानी कुल मिला के विष्णु के अलग जो है वो उन्होंने बनाया, अलग वुड के तौर पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाया, और उसके साथ साथ उनकी वाइफ लक्ष्मी का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे उन्होंने विजुलाइज किया है। अब गाइज़ यहाँ पर इन सारी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ वर्शिप के अलावा भी एक और वर्शिप यहाँ पर उभर के आई, जिसको हम कह सकते हैं तांत्रिक वर्शिप। आपने इसका जो है नाम या इसके बारे में आप पहले से ही हो सकता है रूबरू हों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तांत्रिक वर्शिप के बारे में। तो इस टाइप की जो वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, जो प्रेयर होती थी, ये इसे जो है कभी कभार एसोसिएट किया जाता था गॉडेस के साथ, जिनको तांत्रिक के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है। जो तांत्रिक वर्शिप था वो पार्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे ज़्यादा इसका प्रचलन था, और ये सबके लिए ओपन था, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। जो तांत्रिक जो वर्शिप थी उसको फॉलो करते थे वो लोग, जो क्या उनका कहना था कि वो लोग कास्ट सिस्टम को और जो क्लास सिस्टम बना रखा था उसको पूरी तरीके से नकारते थे, रिजेक्ट करते थे विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज अब यहाँ पे क्लियरली दो टाइप का जो वर्शिप हमें देखने को मिला। पहला वर्शिप जो हमें देखने को मिला वो था तांत्रिक,
और दूसरा टाइप का जो मिला हमें वो था वैदिक ट्रेडिशन का। तो वैदिक ट्रेडिशन वाला जो कि मैंने आपको अभी इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट वाले में जो टॉपिक था उसमें आपको क्लियर करा, और तांत्रिक वाला अभी मैंने इससे पहले किया। तो अब आपको यहाँ पे जब जाहिर सी बात है, जब आपको 2 वर्शिप ऑफ सिस्टम दिख रहा है तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होगा इस टाइम के इस पीरियड में। तो यहाँ पे जो लोग वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे उन्होंने इन सारी जो प्रैक्टिसेस थी इनका खंडन किया, इनको कंडेम किया, जो कि पूरी तरीके से जो मंत्र के अलावा जो चीज़ें करी जाती हैं उनको इन्होंने उसका खंडन किया, उसको कंडेम किया। और दूसरी तरफ जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इंगेज थे उन लोगों ने जो वेदा की अथॉरिटी थी उसको इग्नोर कर दिया। जाहिर सी बात है, जो वेदास वगैरह थे आपको पता है ब्राह्मण्स जो है उस टाइम के थे, उन्होंने जो है इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था और इन्होंने उस वेदास को, उसकी अथॉरिटी को इग्नोर कर दिया, या उसको मैं कहूँ रिजेक्ट कर दिया। अब गाइज़ यहाँ पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज उभर कर सामने आई कन्फ्लिक्ट के बाद, जिसको हिस्टोरियंस ने कहा है एक शगुन और एक कहा है निर्गुण। अब ये शगुन और निर्गुण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे शगुन और निर्गुण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि शगुन का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट और निर्गुण का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट। अब इसका मैं आपको लिटरल मीनिंग समझाने से पहले थोड़ा एक पीछे का बता देते हैं कि शगुन वो ट्रेडिशन है जिसमें कोई स्पेसिफिक डीटी को फोकस करते हुए उसकी वर्शिप या उसकी पूजा की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर शिव, विष्णु और जितने भी उनके अवतार हैं उन सबको मानकर, या फिर देवी या देवताओं की जो वर्शिप है उनकी स्पेसिफिक डीटी या मैं कहूँ मूर्ति या कोई इमेज को फोकस करते हुए जो है वर्शिप की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति की, तो यहाँ पे जो है वर्शिप जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, यानी यहाँ पे कोई भी देवी देवता या गॉड की कोई इमेज या कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, यानी इसमें कोई इमेज नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। विद एट्रीब्यूट आप यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं कि जो स्पेसिफिक डीटीज़ के साथ वर्शिप की जाती है, यानी कोई इमेज के साथ कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन को मानकर फोकस कर यहाँ पे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। और वहीं निर्गुण भक्ति में जहाँ विदाउट एट्रीब्यूट, जिसका मतलब है यहाँ पे कोई भी जो मैं कह सकता हूँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या गॉड की कोई इमेज वो नहीं मानकर, और बल्कि उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मानकर यहाँ पर जो भक्ति है या जो पूरी तरीके से वर्शिप है वो की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट भी यहाँ पे तैयार कर रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्ति ट्रेडिशन में आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। पहली आपको शगुन मिलेगा, दूसरा आपको निर्गुण मिलेगा। और यहाँ पे आप इसके तरीके समझ सकते हैं कि जो पहला है उसे आप कह सकते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म, और दूसरे को आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको देखा नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको ट्रिक के तौर पर और बाद में आप इसको इमेजिन कर भी याद कर सकें। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक हमें तमिलनाडु के रीजन में भी 2 कैटेगरीज उभर कर सामने आई, उसके और अंदर, जो कि हम कह सकते हैं 2 कैटेगरीज का नाम है, पहला है अलवर और दूसरा है नयानर। तो यहाँ पे देखिए शगुन के अंदर भी अलवर और नयानर कैटेगरी उभर कर आई। 6th सेंचुरी के आसपास कई सारे भक्ति मूवमेंट्स जो थे वो अलवर और नयानर्स के द्वारा ही लेड किए गए थे, यानी उनके द्वारा ही लीड किए गए थे। अलवर की अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो अलवर के लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि वो लोग जो विष्णु की भक्ति में लीन हैं, यानी जो पूरी तरीके से विष्णु के डिवोशन में इमर्स हो चुके हैं, उसमें लीन हो चुके हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे नयानर की मीनिंग के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो शिव की भक्ति में लीन हैं या जो शिव के भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो ये लोग होते थे अलवार्स, नयानार्स, तो अलवार्स आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अलवार्स मतलब वो जो विष्णु के भक्त हैं और नयानार्स मतलब वो जो शिव के भक्त हैं। अब ये जो दोनों ग्रुप्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और अपने अपने गॉड्स के प्रेज़ में, अपने अपने गॉड्स की तारीफ़ में, या मैं कहूँ अपने अपने गॉड्स की प्रेज़ में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते गीत वगैरह गाते थे। अब गाइज़ यहाँ पर जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, यानी इनकी यात्रा के दौरान इन्होंने कई सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया और वो धीरे धीरे एक श्राइन के रूप में उभर कर सामने आया, जिनको इन्होंने कहा कि ये हमारे डीटी या हमारे भगवान का अबॉर्ड्स है, यानी उनके निवास है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे बिग्स टेम्पल यानी बड़ी बड़ी जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई और इन सारे प्लेसेस पे, और धीरे धीरे ये जो हमारा एक पिलग्रिमेज सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आ गया।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है एक तरीके से पिलग्रिमेज सेंटर पर, जहाँ पे लोग जो वार्षिक तौर पर या साप्ताहिक तौर पर लोग आने लगे, अपने अपने जो है दर्शन करने लगे। अब इस बीच में आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी भक्ति मूवमेंट्स तो ठीक है, तो इस बीच में यहाँ पर कास्ट को लेकर क्या मामला था? जो कास्ट हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है हमारे इतने ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन सब का क्या? तो ये कास्ट सिस्टम क्या अभी भी चल रहा था इस टाइम पीरियड में, या भक्ति मूवमेंट के कंटेक्स्ट में हम क्या कहेंगे इसके बारे में? तो देखिए, कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अलवर्स और नयानर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ, है ना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे, और इन्होंने कोशिश की कि इसको, इस पूरे जो कास्ट सिस्टम है इसको रिफॉर्म किया जाए। और इसी के साथ साथ जो हम ये भी बता दें आपको कि यहाँ पे जो अलवर्स और नयानार्स के बीच में कई सारे ऐसे डिवोटीज़ थे, कई सारे ऐसे भक्त थे जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, जो कि आर्टिशंस भी होते थे, कल्टिवेटर्स भी होते थे, और यहाँ तक कि उन कास्ट से भी आते थे जिनको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी दिखी है, और यहाँ पर कास्ट के सिस्टम को नेगलेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए भक्ति मूवमेंट सामने उभर कर आया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अलवर्स और नयानर्स की कंपोजिशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो इनकी जितनी भी अलवर्स और नयानर्स की कंपोजिशन है वो बिल्कुल इसी तरीके से इंपॉर्टेंट मानी जाती है जैसा कि वेदास की इंपॉर्टेंस रखी गई है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमें एक एंथोलॉजीज मिली है अलवर्स के कंपोजिशन की, जिसको कहते हैं नलायरी दिव्या प्रबंधन। मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नलायरी दिव्या प्रबंधन, जो कि एक तरीके से तमिल वेद भी लोग जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, और इसे उसी तरीके से सिग्निफिकेंट माना जाता है जिस तरीके से वेदास को माना गया था, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा जो है इस्तेमाल की गई थी या उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वुमेन डिवोटीज़ के बारे में कि क्या उस टाइम सर कोई वुमेन डिवोटीज़ भी थी, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही अभी थोड़ा बहुत बताया था कि वुमेन डिवोटीज़ भी जो है यहाँ पे उभर कर आई थी। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर यही है इस ट्रेडिशन का कि वुमेन्स की प्रेजेंस भी थी। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंट थी जिनका नाम था अंदल, जो कि एक वुमेन अलवर थी। हमने ऊपर पढ़ा भी अलवर और नयानर, तो अलवर कैटेगरी में एक सेंट का नाम था जिनका नाम था अंदल। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम था अंदल, वो एक वुमेन अलवर थी। तो उनके कंपोजिशन जो है आज भी, यहाँ तक कि आज भी जितने भी भक्त हैं वो आज भी गाते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर गाइस सिर्फ सेंट अंदल ही नहीं, एक और वुमेन जिनका नाम था करैकल अम्मैयर, जो कि डिवोटी थी या मैं कहूँ भक्त थी शिव की। अब यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये अगर शिव की भक्त हैं तो ये कौन से कैटेगरी में आएंगी? नयानर कैटेगरी में। और जो ऊपर थी वो अलवर कैटेगरी थी, तो वो किसकी भक्त होंगी? पार्टिकुलरली विष्णु की भक्त होंगी। ये आपको ज़रूर याद रखना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। मुझे उम्मीद है मैं आपको चैप्टर के अंत तक इसको पूरा जो है आपके दिमाग में छाप दूंगा कि ये अलवर और नयानर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको याद हो ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर आगे बात करें तो इनके जो कंपोजिशन थे वो नयानर ट्रेडिशन के अंदर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और जो इन्होंने जो है पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसिटिज़म, जिसका मतलब होता है सन्यासी या वैराग्य, ताकि जिसको सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं, उसको अटेन किया ताकि अपने गोल को हासिल कर सकें। और जितनी भी इस टाइप के जो कैटेगरीज़ में वुमेन आई हैं, इन्होंने जितने भी अपने सोशल ऑब्लिगेशन थे, सामाजिक जितने भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनको जो है त्याग दिया। और ये जो है, लेकिन हालांकि नन्स नहीं बने, ये भक्त रहे थे, डिवोटीज़ रहे थे, जो कि नन्स से अलग है। अब यहाँ पे इनका जो प्रेजेंस था भक्ति मूवमेंट में, वो एक तरीके से जो पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है पैट्रियार्कल सोसाइटी की, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उभर के सामने आया था, हमने पिछले चैप्टर में उसके बारे में भी पढ़ा था, उसका क्या? तो यहाँ पे देखिए, जितने भी ये भक्ति मूवमेंट्स थे या जो यहाँ पे भक्त थे, उन सब ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अपोज़ किया, उनका अपोजिशन किया। जो सेंट पोएट थे अलवर्स के, नयानर्स के, उन सब लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म फ़िलोसॉफ़ी को अपोज़ किया। और ये हमें नयानर्स के और अलवर्स के कई सारे कंपोजिशन में भी देखने को मिला है। और हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये जो कंपटीशन रहता था अलवर्स के बीच में, नयानर्स के बीच में, बुद्धिज़्म के बीच में, जैनिज़्म के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, ये सब कंपटीशन ऐसा बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, ये इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन उभर के आते थे। तो इन सब को ये कंपटीशन रहता था कि उस टाइम पे जो भी रूलर्स रहेंगे
उनको ही रॉयल पैट्रोनेज मिलेगा। यानी उस टाइम के जो भी रूलर रहेंगे, वो रूलर अगर उनके रिलीजियस ट्रेडिशन की तरफ थोड़ा सा झुकाव होगा तो फ़ायदा उस पार्टिकुलर रिलीजियस ट्रेडिशन को ही होगा, है ना। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं कि स्टेट के साथ क्या रिलेशन रहता था इन सारे के सारे रिलीजियस ट्रेडिशन का। तो यहाँ पे आपकी एक स्टोरी लाइनअप आई है इसी बीच में आपके इस चैप्टर में, जो है चोला रूलर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, चोला रूलर्स ने भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया। उन्होंने शिव और विष्णु जी की टेम्पल्स बनवाई, और इसमें से कई सारी जो बड़ी बड़ी टेम्पल्स हैं, जैसे कि आपकी चिदम्बरम, थंजावुर और गनगई कोंडा चोलपुरम, ये सारी के सारी उनके ही अंडर में बनवाई गई थी। अब जो चोला रूलर्स थे, ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये इसलिए बनवाई हो टेम्पल्स ताकि ये डिवाइन सपोर्ट अपनी प्रजा में क्लेम कर सकें कि इनको ऊपर वाले की तरफ से सपोर्ट है, और ये भी प्रोक्लेम कर सकें कि इनके पास जो खुद की पावर है, स्टेटस है, उसको भी अपनी प्रजा के सामने दिखा सकें। और ये जो है टेम्पल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाते थे, स्टोन के साथ, मेटल स्कल्पचर के साथ, ताकि ये जो है अपना विजन जो उस टाइम के जो पॉपुलर सेंट होते थे उनको दिखा सकें, उनको रिप्रेजेंट कर सकें। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी शानदार स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशन भी की है शिव की ब्रॉन्ज स्कल्पचर में, जो हमें देखने को मिली है। तो गाइस, यहाँ पे जो चोला किंग्स थे, उन्होंने जो तमिल शैव्य गीत का जो पूरा सिस्टम है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था अंडर रॉयल पैट्रोनेज। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इसको कलेक्ट किया और इसको एक टेक्स्ट में भी ऑर्गेनाइज़ किया, जिसको आज हम बोलते हैं तेवरम। ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो अगर एग्ज़ाम में अब आपको क्वेश्चन आता है कि तेवरम क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि तेवरम एक तमिल शैव्य गीत है या हिम्न है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था चोला किंग्स के द्वारा अंडर रॉयल पैट्रोनेज। और ये इनिशिएटिव लिया गया था कि इसको कलेक्ट किया गया उनके चोला किंग्स के द्वारा और ऑर्गेनाइज़ किया गया, और फिर इसको एक टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसको कहा गया तेवरम। तो ये आपका जो तेवरम है यही कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ कई सारे इंस्क्रिप्चुअल एविडेंस के अनुसार जो एक चोला किंग है जिनका नाम आया है एक इंस्क्रिप्शन में, इनका नाम है परंटाका फर्स्ट। तो इन्होंने एक मेटल इमेज बनवाई थी अप्पर की, संबदर की और सुंदरार की शिव टेम्पल के अंदर। अब ये सारी के सारी जो प्रोसेशंस थे, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती थी, ये फेस्टिवल के तौर पर दिखाए जाते थे। और जो भी पार्टिकुलर सेंट के जो है फेस्टिवल होते थे, उस टाइम पे ये सारे के सारे प्रोसेशंस रखे जाते थे। ये सारी की सारी जो रीति रिवाज थे, इनको पूरा किया जाता था। अब यहाँ पर गाइस, अलग अलग रीजन में अलग अलग जो भक्ति मूवमेंट्स थे, जो भक्त थे वो उभर कर आना शुरू हुए, उनके मूवमेंट आना शुरू हुए। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था कि अलग अलग रीजन में अलग अलग जो पोएट सेंट थे वो उभर कर सामने आए। अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटका रीजन के बारे में। तो देखिए, कर्नाटका रीजन में 12वीं सेंचुरी के आसपास एक नया मूवमेंट उभर कर सामने आया, और जो खुद जिस मूवमेंट को लेड किया था एक ब्राह्मण ने, जिनका नाम था बसावन्ना। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। बसावन्ना उनका नाम था, जिनका लाइफ टाइम पीरियड बताया जाता है 1106 से लेकर 68 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये खुद एक ब्राह्मण माने जाते हैं। और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? इनके फॉलोअर्स को कहा जाता है वीराशैव। वीराशैव का लिटरल मीनिंग होता है हीरोज़ ऑफ शिव। क्या होता है? हीरोज़ ऑफ शिव, जिसको हम कर्नाटका में लिंगायत के तौर पे भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है वियरर ऑफ द लिंगा। तो आपको पता है कि लिंगायत कम्युनिटी आज भी कर्नाटका में एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी बन चुकी है और उस टाइम से चली आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, वो एक जैना थे और एक मिनिस्टर थे, चालुक्य किंग के कोर्ट में एक मिनिस्टर माने जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके फॉलोअर को कहा जाता है वीराशैव और या फिर लिंगायत। अब जो लिंगायत कम्युनिटी है, उनके बिलीफ के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो इनका बिलीफ ये था कि ये शिव को इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, जो आपने देखा होगा कि इस मैं आप कोशिश करता हूँ बनाने की, इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पे ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है लिंगा के तौर पर, और इसके आसपास इसको जो है इसकी वर्शिप की जाती है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे शिव को इन द फॉर्म ऑफ लिंगा वर्शिप करते थे, उनको पूजा करते थे। और जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग होते थे, वो एक स्मॉल सा लिंगा जो है सिल्वर केस का अपने लेफ़्ट शोल्डर पे बांधते थे या बांधते हैं। और यहाँ पर जो लोग पूरी तरीके से इन जो लिंगायत का बिलीफ था इसमें पूरी तरीके से खो चुके थे, या एकदम श्रद्धा इसके जो है डीप रिस्पेक्ट रखते थे इसकी, तो उनको कहा जाता था जंगमा या वंडरिंग मॉन्क्स। तो यानी जो वो
लोग इस पूरे बिलीफ में रिवर्ड हो चुके थे, पूरा श्रद्धेय हो चुके थे, जिनकी बहुत ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, उनको कहा जाता था जंगम या जंगमा और या फिर वंडरिंग मॉन्क्स। अब यहाँ पर देखिए एक अनोखी बात, थोड़ी अलग बात यहाँ पर इस कम्युनिटी में ये आई कि ये लोग बिलीव करते थे कि जो डेथ के बाद जितने भी लिंगायत कम्युनिटी के बिलीवर्स हैं वो ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद जो है डिवोटीज़ को शिव के साथ यूनाइट कर दिया जाता है, यानी जो भी शिव के भक्त हैं वो उनके साथ मिल जाएंगे और वो फिर इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, यानी इस दुनिया में रिटर्न नहीं आएंगे। इसीलिए जो ये लोग हैं ये फुनरी राइट्स जो भी जैसे अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं उन सबको प्रैक्टिस नहीं करते थे। जैसा कि अंतिम संस्कार जैसे कि बता रखा है कि जो धर्मशास्त्र में मेंशन कर रखा है, और आप सबको पता है कि धर्मशास्त्र वगैरह जो है उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल्स आइडियाज़ थे उससे यहाँ पे ये आया था। इंस्टेड ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी भी जो है अपनी जो डेड बॉडीज़ हैं उसको जो है एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ वर्शिप या इनके रिचुअल के अंदर इसको जो है बरी करते हैं, इसको दफना देते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रीमेशन जो अंतिम संस्कार होता है उसकी जगह वो यहाँ पर जो बॉडी है उसको दफना देते हैं। तो ये लिंगायत कम्युनिटी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, और मैं तो कहूँ पूरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा क्वालिटी में दिक्कत हो रही है तो आप जो वीडियो की क्वालिटी है वो हाई कर लीजिए ताकि आपको एकदम साफ़ दिखे, और जो मैं वीडियो लेक्चर आपको बता रहा हूँ वो भी आसानी से आप सुन सकें अच्छी क्वालिटी में। तो यहाँ पे ये जो आपकी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लिंगायत कम्युनिटी को लेकर और उनके बिलीफ को लेकर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर लिंगायत ने भी जो कास्ट का सिस्टम था, आइडिया था, उसको अपोज किया, उसको चैलेंज किया, और यहाँ पर जो कहा था कि जो नीचे कास्ट के हैं वो पॉल्यूशन है यानी पोल्यूटेड हैं, जो कुछ ग्रुप्स के द्वारा कहा गया था, उनके जो आइडियाज़ थे उनको भी चैलेंज किया, और जो रीबर्थ की थ्योरी थी उसको भी इन्होंने क्वेश्चन किया। और उनका जो अपोजिशन था कास्ट सिस्टम का, उसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी जो इधर उधर के लोग थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए और इस कम्युनिटी के फॉलोअर बन गए, जो कि पहले मार्जिनलाइज थे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे लिंगायत जो है कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस जो है अप्रूवल दे रखा था इन्होंने, या कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे जो कि धर्मशास्त्र रिजेक्ट करता था। जैसे कि ये लोग जो है पोस्ट पॉवर्टी मैरिजेस वगैरह को फॉलो करते थे, और जो विडोज़ होती थी यानी जो विधवा होती थी उनकी जो दोबारा शादी का कॉन्सेप्ट था वो ये लोग फॉलो करते थे लिंगायत लोग। अगर हम ये बात करें कि जो हमारा पूरा सोर्सेज है लिंगायत के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हासिल हुई है, तो ये जो है वैश्य ट्रेडिशन है वहाँ से हासिल हुई है, जहाँ पे वचन लिखे जाते थे पहले उस टाइम पे कन्नड़ में, उन लोगों के द्वारा, जाहिर सी बात है जो डिवोटीज़ होते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि जितने भी हमें सोर्सेज मिल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है अलग अलग भक्ति मूवमेंट के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, बिलीफ के बारे में, वो ज़्यादातर हमें डिवोटीज़ के कंपोजिशन से या उनकी कंपाइलेशन से ही मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए जो वीराशैव ट्रेडिशन है, या मैं कहूँ लिंगायत कम्युनिटी के बारे में, हमें वचन के द्वारा या वचन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसका मतलब होता है लिटरली सेइंग्स, जो कि कन्नड़ में कंपोज की गई है। तो अगर आपको वेरी शॉर्ट में ये आता है कि वचन क्या था या इसका जो है रिलेशन क्या था वीराशैव ट्रेडिशन से, तो अब आप मुझे उम्मीद है कि आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो गाइस अब यहाँ पर साउथ इंडिया घूमने के बाद, मेरा मतलब कि साउथ के जितने भी भक्ति मूवमेंट्स थे और उन सब के रिलीजियस बिलीफ को जानने के बाद, चलिए बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के बारे में भी। तो अगर हम बात करें यहाँ के रिलीजियस फर्मेंट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इसी टाइम पीरियड के बीच में नॉर्थ इंडिया में भी कई सारे जो डीटीज़ थी, जैसे विष्णु शिव, उन सबको यहाँ पे भी वर्शिप किया जाता था टेंपल में, और रूलर्स के सपोर्ट के लिए यहाँ पे कभी कभार इन जो रूलर्स थे अपने सपोर्ट के लिए यहाँ पे इन सब के टेंपल्स भी बिल्ड करते थे। हिस्टोरियंस के अनुसार नॉर्थ इंडिया में भी इस टाइम पर कई सारे सेवरल राजपूत स्टेट्स उभर कर सामने आए थे, जहाँ पर ज़्यादातर स्टेट्स में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने हायर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी थी। एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था जहाँ पर वो ज़्यादातर जो रीति रिवाज थे, रिचुअल्स होते थे किंगडम के, वो उनको परफॉर्म करते थे। और इस तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पर वो काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे थे, और यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने भी उनकी पोजीशन को डायरेक्टली क्वेश्चन करने की। इसी के साथ साथ हालांकि बाकी रिलीजियस लीडर्स भी थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम के अलावा, जो कि धीरे धीरे इन्फ्लुएंस गेन कर रहे थे। इसमें से कुछ लोग थे जैसे कि नाथ, जोगीज़, सिद्धार्थ, इन सब के बारे में आप जानते होंगे, जोगीज़ वगैरह, सिद्धार्थ वगैरह, नाथ वगैरह। तो ये सब जो है ज़्यादातर
आर्टिसनल ग्रुप से आते थे, जैसे बुनने वाले वीवर्स, जो कि वेल ऑर्गेनाइज थे। अब यहाँ पे ये जो रिलीजियस लीडर थे, इन्होंने हालांकि वेदास की अथॉरिटी को तो क्वेश्चन किया ही, लेकिन वो यहाँ पे जो रूलिंग एलाइट थे या जो रूलर्स थे, जितने भी राजपूत स्टेट्स के हों, चाहे कोई भी किंगडम्स के हों उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, उनका जो है यहाँ पे जो भरोसा है या उनका सपोर्ट जो है वो नहीं जीत पाए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम पीरियड बीतता गया और फिर आप सबको पता है कि तुर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ और यहाँ पर तुर्क लोग सामने आए उभर कर, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और यहाँ पर कई सारे जो राजपूत रूलर थे उनकी भी पावर एकदम कम हो गई और वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुए उनके स्टेट्स। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो ब्राह्मण्स जो उनके साथ जुड़े हुए थे उनकी भी पावर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुई इस किंगडम के साथ ही। फिर यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा फेज़ यहाँ पर आया, वो फेज़ था भक्ति मूवमेंट के बाद सूफीज़म का। तो सूफीज़म के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जो है वाकिफ़ होंगे। अब इसके बारे में हम जो है अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत आई और फिर उसके बाद जो इस पार्ट का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन भी बनते हैं सूफीज़म के बारे में, और किस तरीके से यहाँ पे नए नए इस्लामिक ट्रेडिशन में फैब्रिक उभर कर आए, और हम ये जो भी पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं इस्लाम की उसके बारे में भी जानेंगे, और सूफीज़म का खानका का सिलसिला का किस तरीके से ग्रोथ हुआ, ये खानका क्या होती है, सिलसिला क्या होता है, और जितने भी बड़े बड़े जो भी सूफ़ी आए हैं या जितने भी सूफ़ी सेंट उस टाइम पीरियड में आए हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में, पूरी सीरीज़ में ज़रूर आप सब बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करके सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसी के साथ आप ये सारी की सारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अपडेट्स पाने के लिए भी और वीडियोस पाने के लिए भी बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।